हूँ अलीना फारूक शेख। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के आपने मनासिर देखे, जो बारिश हुई है उसके बाद क्या तबाही हुई है। शहर का बुरा ही हाल है, जेरे आब आ चुके हैं। और आप हमारी मजबूरी का ये कराची का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हम लोग अपने घरों में महसूर हो गए हैं। आज मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी। मैं हालांकि कराची के एक बड़ी पॉश इलाके में रहती हूँ और कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी प्रॉपर्टी इस इलाके में है गालिबन। लेकिन एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से पुअर मैनेजमेंट जो कि सालों साल से होती आई है, उसकी वजह से आज ये हाल है कि बारिश हुई, यकीनन तेज बारिश हुई, लेकिन हम घरों में फंस के रह गए हैं। ना यहाँ पर कोई गाड़ी आ सकती है, इतना यहाँ पर पानी खड़ा है, ना हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। वो तो एक साइड, लेकिन घरों में जो पानी दाखिल हो रहा है, इतनी तेज बारिश हुई है, वो भी एक अलग ही अलमिया है। बिजली नहीं है यहाँ पर हमारे पास, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो दीगर सूरत हाल है, जो लोग फंसे हुए हैं स्लम्स में, उनकी तकलीफ हम बयान भी नहीं कर पा रहे। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं साथ साथ स्क्रीन पे कि किस तरह से वो लोग जो कि सुबह ऑफिस के लिए निकले थे या किसी भी काम के लिए अपने घर से निकले थे, फंस के रह गए हैं। हमारे घरों में भी यही है, जो जो कोई निकला था ऑफिस के लिए, वो ऑफिस का ही होके रह गया है, घर वापस आने का सोच भी नहीं सकता। अब क्या होगा आगे कराची का? यकीनन बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ और आगे क्या करना चाहिए, न सिर्फ मैनेजमेंट के तनाजुर में बल्कि क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है, उस तनाजुर में भी आज हम डिटेल से बात करेंगे। न सिर्फ मुख्तलिफ एरिया से हमारी नुमाइंदगान की टीम जो कि हमें सुबह से ही रिपोर्ट कर रही है, बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इन मुश्किल हालात से भी बाहर निकली है फील्ड पे, उनसे हम अपडेट्स लेंगे, जानेंगे रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन कैसा जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जो लोग फंसे हुए हैं, जो रास्ते में लोग फंसे हुए हैं अपनी गाड़ियों में, उनके लिए क्या किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। बल्कि हम अपने एनालिस्ट को भी साथ पैनल पर रखेंगे और उनसे जानेंगे न सिर्फ सिंध की हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या होना चाहिए, और विफाकी हुकूमत भी क्या करेगी। तो मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब तो हमारे साथ हैं ही, और गाहे बगाहे हमारी नुमाइंदगान की टीम है जिनसे हम अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, भट्टी साहब। बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन उसमें भी हमें टाइम देने के लिए और पैनल पर आने के लिए। मजहर साहब, आपकी भी सूरत हाल मुझसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, आप भी यकीनन घर में महसूर है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारे देखने वाले के लिए। जी देखिए, मैं अपनी क्या तकलीफ शेयर करूं, इससे मैं तो फिर भी बहुत बेहतर सूरत हाल में हूं, लेकिन जो शहर का हाल है वो बदहाल है। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। देखिए, ये बिल्कुल मुख्तसर सी चीज है। हाँ, मैं कराची हूँ, हर बार डूबता हूँ और फिर उबरता हूँ और फिर पूरे पाकिस्तान की खिदमत में लग जाता हूँ, क्योंकि मुल्क की मईशत का दारो मदार मुझसे है। बस सोचता रहता हूँ कि कोई मेरे बारे में भी सोचे, कभी तो कोई तासुब की ऐनक उतार कर मुझे देखे, मुझे अपना समझे। आखिर मैं फिर डूबा हूँ, तो कोई तो शर्म से भी डूबे। माफी ही मांग लो इस शहर के बासियों से कि तुम यहाँ के हुक्मरान रहे हो और अब भी हो। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे महलात को सलामत रखे कि मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं, मगर मुझे इज्जत की रोटी कमाने का तो हक है। बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, बस और ट्रेन में जाने का तो हक है। हाँ, मैं कराची हूँ, हर बार डूबता हूँ और फिर उबरता हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है? मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। हाँ, तुम बिलावल हाउस में बैठकर मेरा दुख मनाओ और तुम लंदन में बैठकर मेरे नाम पर सियासत करो, मगर मुझे तो अभी कमरों में भरा हुआ पानी निकालना है। बाद में देखूंगा कि नुकसान कितना हुआ है। हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। मेरे जैसे लाखों लोग कराची से लेके हैदराबाद तक और दादू से लेके लाड़काना तक ऐसी ही मुसीबतों में घिरे हुए हैं। कोई कहता है मुझे फौज के हवाले कर दो, कोई कहता है मुझे इस्लामाबाद के हवाले कर दो, कोई कहता है मुझे मेरे हवाले कर दो। लो जी, सबने मुझे पानी के हवाले कर दिया। अब मैं हूँ और मौज ही मौज है। कभी ये कहा जाता था कि इनको समंदर के हवाले कर दो, तो आज समंदर मेरे घरों में है। ये है शहर कराची का नोहा, ये है औरंगी टाउन से DHA तक का नोहा, ये है नाजमाबाद से किमाड़ी तक का नोहा, ये है लांडी से कोरंगी तक का नोहा। इरशाद भट्टी साहब,
دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا مظہر عباس صاحب نے. کس کس چیز کو ہم کس کس چیز کا شکوہ کریں, کس کس چیز کو روئیں ہم. پوش علاقے تو دور کی بات, ہماری جو ہاؤس سے بات ہو رہی ہے, جو دیگر علاقوں کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے نمائندگان ہمیں دکھا رہے ہیں, لوگوں کے پورے پورے گھر, ایک کمرے کا گھر اور اس کے اندر بھی اوپر تک پانی. کیا کریں, کہاں جائیں, کیا what will it take کہ کوئی سیریسلی لے گا. علینا ہیلو مظہر صاحب بول. جی بٹی صاحب. مظہر صاحب بول. جی مظہر صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اس کو تھوڑا سا بس کلوز کر رہا تھا کبھی میں شہر روشنیوں کا شہر, یہاں تعلیم بھی تھی, علم بھی تھا, ثقافت بھی تھی, رقص و موسیقی بھی, شعر و شاعری بھی تھی. پھر اچانک اندھیروں میں گم ہو گیا, میں کہیں کھو گیا. کچھ نامعلوم سے کچھ معلوم سے لوگ آ گئے, ہم سب کو کھا گئے. شہر لٹ گیا, خون میں دھل گیا, کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. ہاں میں شہر تھا کبھی میں شہر روشنیوں کا شہر. جی سوری بٹی صاحب پلیز. جی بھٹی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے اظہار تعزیت جو کرنٹ لگنے سے جو ڈوب کر مرے یا جان ہوئے یا اللہ کو پیارے ہوئے. اور دوسری بات ان ساروں سے ہمدردی. میں بے بس ہوں, بے کس ہوں. میں دعا کر سکتا ہوں کراچی والوں آپ کے لیے, میں آپ کے لیے آپ سے ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہوں. یقین کیجیے آج میرے پاس کچھ طاقت ہوتی, جو فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی سپرمین بن جاتا ہے اور ساروں کو بچا لیتا ہے, کاش کوئی ایسی چیز ہوتی تو ہم آپ کو بچا لیتے. میں آپ کے دکھوں میں, آپ کی تکلیفوں میں, آپ کے غموں میں اور آپ کے ساتھ مکمل شریک ہوں. مجھے پتہ ہے جو آپ پر بیت رہی ہے وہ میں محسوس ہی نہیں کر سکتا, لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات, مظہر صاحب کا ایک لفظ ٹھیک, مظہر صاحب نے جو کراچی کا نوحہ پڑھا ہے یہی نوحہ ہے, لیکن اس میں ایک لفظ کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ یہ محل سلامت نہ رہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ محل بھی گریں, ان محلوں میں بھی گٹر کا پانی آئے, ان محلوں کے گٹر بھی بند ہوں اور ان کے مکین بھی اسی طرح کسی سڑک پر پھنسیں اور اسی طرح ان کو جب پانی سوکھ جاتا ہے اس کے بعد جو بیماریاں آتی ہیں ان بیماریوں میں وہ بھی بیمار ہوں اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو جائیں یہ باہر جانے کے لیے, یہ باہر نہ جا سکیں, یہ یہیں زندہ رہیں, یہیں مریں. اور اگر نہیں مر سکتے تو کسی بھی سڑک پر جا کر اس بے شرمی سے اس پانی میں ڈوب مریں. جو یہ پانی گھروں کے اندر گیا ہوا ہے, یہ اس پانی میں, کاش کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو جو گھروں میں پانی باہر نکالنے کی بجائے ان کے اوپر پھینکا جاتا, ان کو پلایا جاتا, ان کو اس پانی سے نہلایا جاتا. ظالموں 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنا لی ہیں تم لوگوں نے. ظالموں اپنے گھر اتنی اونچی اونچی فصیلیں بنا لی ہیں. ظالموں تمہارے بھاشن, تمہاری تقریریں, ظالموں تمہاری جمہوریت, تمہاری 18ویں ترمیم, ظالموں تمہارے زندہ ہے فلانا تو مر گیا ہے فلانا. یہ تو کراچی پر فوکس ہے علینا, ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں. حیدرآباد کی دیکھ لیں, کیا حیدرآباد کی صورتحال ہوئی ہے. لاڑکانہ کی دیکھ لیں, سکھر کی دیکھ لیں, بے نظیر آباد کی دیکھ لیں, کچھ دیکھ لیں, کوئی شہر دیکھ لیں. میں پھر آج وہی بات دہرا رہا ہوں کہ 35 سالہ آمر تو تھے ہی برے, آمریت تو تھی بری. 35 سالہ جمہوریت میں ایک یونین کونسل ایسی ہے جہاں بارش ہو تو جہاں سارے مسائل اس کے حل ہو چکے ہوں. جہاں بارش آئے تو وہ نہ مارے, خشکی آئے تو وہ نہ مارے, گرمی آئے تو وہ نہ مارے. یہ ظالم لوگ ہیں, ان کو مجھے نہیں لگتا, بلیو می, یہ قاتل ہیں. یہ جو جتنے بھی ہر بارشوں میں قتل ہوتے ہیں یہ سارے ان کے ذمے ہیں. انہوں نے اللہ کو حساب کیا دیں گے جا کے. اور دوسری بات ہے, ایک مرتبہ ہر شہر میں ہوتا ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب آیا, بارش آئی, ڈوب جاتا ہے پانی, مسائل ہوتے ہیں. اگلی مرتبہ قومیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں سیدھی کر لیتی ہیں. یہاں صرف سیلاب دیکھ لیں, سیلاب کا ایک ہی جگہ پر یہ ہمارے لانگ شوز پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اسی جگہ پہ لوگ مرتے ہیں, اگلے سال پھر اسی جگہ پہ لوگ مرتے ہیں, اگلے سال پھر اسی جگہ پہ لوگ مرتے ہیں. پچھلے سال بات کی نا تو کراچی تو کئی دفعہ اٹھ کھڑا ہوا ہے,
یہ ابھی آپ اسی سال کی بات کر لیں، کئی مانسون سپیلز آئے ہیں، ٹھیک ہے گو کہ بارش بڑی زیادہ ہے، لیکن ایک ہجوم مسائل کا اگر یہ نہ ہوتا، اگر بہتر مینجمنٹ ہوتی تو کیا جا سکتا تھا منیمائز. یہ جو اتنا زیادہ اب مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں، اب اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ لوگوں کے پاس ان کو ریسکیو کرنا پڑے، ان کے گھر پورے ڈوب گئے. اگر ایٹ لیسٹ آپ نے نالوں کی صفائی، اربن فلڈنگ کے اوپر کچھ کیا ہوتا، پلاننگ کی ہوتی. مظہر صاحب، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے مسائل کو سالو کیا گیا ہوتا تو آج بے شک قدرتی آفت ہے، ہم اس کا کچھ قدرے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے علینا. میں بھٹی صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتے ہوئے، میری مسئلہ یہ ہے کہ میری تربیت ایسی ہے کہ میں بد دعا کسی کو دے ہی نہیں سکتا. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو راہ راست پہ لائے. اگر دیکھیے برازیل کا صدر تھا، برازیل کے مائنز میں مزدور پھنس گئے تھے، وہ اس وقت تک کوئی 3 دن تک وہ وہاں بیٹھا رہا اپنی بیوی کے ساتھ جب تک ایک مزدور وہاں سے نکل نہیں گیا. اس سے جا کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ نہ انجینئر ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں، مجھے لوگوں کے درمیان اس وقت تک بیٹھا رہنا میرے لیے ضروری ہے جب تک میرا ایک مزدور نکل کے نہ آ جائے. یہ ہوتی ہے اسپرٹ. آج اگر بلاول بھٹو ناظم آباد اورنگی ٹاؤن اپنے کسی پروٹوکول کے بغیر جاتے، وہاں کھڑے ہو جاتے، باہر نکلتے، آپ انٹیریئر سندھ میں جتنے بھی وزیر اعلیٰ اپنے گھر، اپنے سی ایم ہاؤس وغیرہ چھوڑ کے وہ چھوڑ کے باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ یہ بڑی گاڑیوں میں کچھ دیر کے لیے ٹریول کر جانا اور پھر واپس آ جانا، یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ اسپرٹ ہی کچھ اور ہوتی ہے. جو عوامی امنگوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی کچھ اور ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جمہوریت کے روپ میں جو لوگ آئے ہیں یہ دراصل غیر جمہوری لوگ ہیں. ان کے اندر وہ جمہوریت کی وہ اسپرٹ ہے ہی نہیں. آپ باقی کو چھوڑ دیں، آپ ان اداروں کو لے لیں جن کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. میں اور آپ یہ پورے کوئی کئی لاکھ آدمی، آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کراچی کے سب سے پوش علاقے میں رہتے ہیں، تو وہ آپ اس علاقے کا حال تو دیکھیں کہ وہاں آپ نے پوری آبادی آباد کر دی بغیر کسی ڈرین سسٹم کی. چیزیں یہ نہیں ہوتی، ایکسٹرا آرڈنری بارشیں ہوئی ہے، ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. لیکن آپ کل اگر آپ نے ادارے بنائے ہوتے تو کم سے کم یہ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیں فائر بریگیڈ بہترین. میرے لیے یہ بھی بڑا شاکنگ تھا کہ گو کہ ہمارے رینجرز، رضاکار جتنی تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے، لیکن کوئی سول ادارہ ریسکیو کے لیے ہے ہی نہیں اس شہر میں، میٹروپولیٹن شہر میں کہ آفت آ جائے. پیپلز پارٹی کی پچھلے 10-12 سال سے حکومت ہے. ایم کیو ایم یہ سویلین اداروں میں اتنی رقم نہیں مختص کر سکتے تھے؟ کیا آپ ایک سول ڈیفنس کا ایسا ادارہ نہیں بنا سکتے تھے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں کمبیٹ کر سکے، لوگوں کو ریسکیو کر سکے؟ کیوں آپ کو فوج بلانی پڑتی ہے؟ کیوں نہیں آپ نے ادارے کیے؟ اور اگر نہیں بنائے تو یہ ذمہ داری قبول کریں، یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیں. یہ ذمہ داری قبول کر. میں نے جب میئر کراچی نے 4 سال بعد اپنا رونا رویا تو اس پر میرا ان کو جواب یہی تھا کہ یہ 4 سال کا رونا کس لیے تھا؟ یہ 4 سال میں آپ فائر بریگیڈ بنا دے، کچھ ادارے بنا دیتے، اختیارات نہیں ہوتے تو گھٹ جاؤ. اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے تو میں ایز اے میئر اس پرکس کو کیوں استعمال کروں؟ اس ہاؤس الاؤنس کو یا دیگر الاؤنسز کو میں کیوں استعمال کروں اگر مجھے کام کرنے کا اختیار ہی نہیں مل رہا؟ پھر سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ ان کے کارکن کدھر ہیں اس چیز میں؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت ہی ایسی بارشیں تو پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن پہلے بھی جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں ہم نے کون سا کام کر لیا تھا؟ اس میں کون سے ادارے بنا دیے تھے؟ ہم صرف بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں، پیسے پہ پیسے بنائے جا رہے ہیں، کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہے ہیں. مطلب کب تک لوگ چپ رہیں گے؟ بالکل. عرفت بھٹی صاحب، ہمیں ادراک ہے کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے. بارشیں جیسی اب ہو رہی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، کلائمیٹ چینج جو اب ہو رہا ہے شاید میرے میں وہ خاص، لیکن اس سے بدتر ہوتا چلا جائے ماحولیات کا سسٹم.
इंतजामिया का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऐसी तो सूरत हाल होती है जिसमें इंतजामिया को मुतहरिक होना होता है, रात के मैनेजमेंट स्किल्स दिखाने होते हैं। देखिए मैडम शेख, आपने जो बात की और मज़हर भाई ने जो बात की, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये एक हकीकत है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस मुल्क के लिए हैं, वो फ़ौज हो और या कोई और इदारा हो। जब भी मुश्किल होती है या मुश्किल आती है, फ़ौज को साथ खड़े होना चाहिए। आईनी हक है इस हुकूमत का कि वो फ़ौज को बुलाए और रेस्क्यू चीज़ें कराए। लेकिन मेरा थोड़ा सा रोना है, जो मज़हर साहब ने भी जिस तरह पॉइंट आउट किया, आपने भी पॉइंट आउट किया। रोने की बात यह है कि मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई एक इदारा अपने पाँव पर खड़ा हो। 7 ज़िले हैं कराची के और 16-17 इदारे हैं कराची के, और आज कराची कचराकी कहलाते, कचराची यानी कचरे वाला शहर। कराची सर्कुलर रेलवे किधर है, कराची की ट्राम कार किधर है, बसें ट्रांसपोर्ट किधर हैं, गंदा इंसानी फुजले भरा पानी कराची के लोग पी रहे हैं। वो क्यों पी रहे हैं? कूड़ा करकट, गंदगी, मक्खियां, मच्छर। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी से बात करें, वो कहते हैं एमक्यूएम का काम था। एमक्यूएम वालों से बात करें, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का काम था। दोनों से बात करें, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ का काम था। तहरीक इंसाफ से बात करें, वो कहते हैं पिछलों का काम था। अच्छा, अब मुझे बताएं, 12,000 टन है रोजाना का कचरा, फॉर एग्जाम्पल 8,000 टन उठा सकते हैं। मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं ना एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ये कमेटी एक आखिरी बात सिर्फ मैं कर लूं, एक आखिरी बात नहीं, सिर्फ एक आखिरी बात। अब ये हालत ये है, इस तकरीरें सुन लें असेंबलियों में, टेलीविजनों पर इनके खिताबात सुन लें, स्टेजों पर चढ़े हुए इनको सुने, तो ये इनकी तकरीर। लेकिन सैलाब आता है, फौज आ जाए, जल्जला आता है, फौज आ जाए, मर्दमशुमारी होती है, फौज आ जाए, वापडा का मसला होता है, फौज आ जाए, बारिशों का पानी, फौज आ जाए, कराची के नाले, फौज आ जाए, नाला लई, फौज आ जाए, इमारत गिर जाए, फौज आ जाए, लोग फंस जाए, फौज आ जाए, हादसा हो जाए, फौज आ जाए, सानिया हो जाए, फौज आ जाए। लेकिन फिर साथ कहते हैं साथ ये कहते हैं कि खुद फौज ना आए, हमारी सिविलियन बालादस्ती खतरे में है, हमारा आइन खतरे में है, हमारी 18वीं तरमीम खतरे में है, हमारा सिंधु देश खतरे में है, वो ना आए। लेकिन जब ये किधर पैसा गया कराची का? ये मज़हर साहब आज जो घर में कैद हुए पड़े हैं, आप अपने घर में, ये पैसा किधर गया? आपको आज दफ्तरों में होना चाहिए था। बड़ा ही अहम सवाल है, ये बड़ा ही अहम सवाल है। हम सब जो टैक्स के पैसे देते हैं, ठीक है, हमने माना ये कुदरती आफत है, ये गैर मामूली बारिश है, लेकिन इसी वक्त टेस्ट होता है इंतजामिया का कि कौन कौन से हमारे रेस्क्यू के इदारे, सिविलियन इदारे मुतहरिक हैं, कितनी हमारी इंतजामिया और गवर्नमेंट मुतहरिक है। लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद हमने अपने नुमाइंदगान को लेना है और रेस्क्यू रिलीफ की सूरत हाल क्या है शहर में वो जानेंगे, और वेदर से मुतल्लिक आगे के अपडेट से कराची के लिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में बारिशों का एक और स्पेल और गैर मामूली बारिशें, लेकिन इंतजामिया और यहाँ पर शहर में सालों से क्या होता आ रहा है, किस तरह मिसमैनेजमेंट थी, उसकी कली खुल गई है। हम मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब से तो बात कर ही रहे हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं, साथ साथ उनका तज्जिया जान रहे हैं, ये जो सूरत हाल है क्या करना चाहिए हुकूमत को इसके ऊपर, इंतजामिया को इसके ऊपर। लेकिन साथ साथ हम अपडेट जानेंगे फील्ड से कि इस वक्त क्या हो रहा है। हमारी नुमाइंदगान की टीम न्यूज़ की जो कि सुबह से फील्ड में मौजूद है और बड़े पुरखतर हालात के बावजूद हमें रिपोर्ट कर रही है। राना जावेद साहब मौजूद है सुपर हाईवे पर, और ये वो वाला हिस्सा है जहां पर शहरी आबादी बड़ी करीब है। राना, हमें रिपोर्ट कीजिएगा, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची का जो सुपर हाईवे है उस पर मौजूद हूँ। सुपर हाईवे के एक तरफ मदाफाती इलाका है, गडाफ टाउन का इलाका है, जहाँ मुख्तलिफ डैम बने हुए हैं, पानी के लिए छोटे सुपर वो बनाए हुए हैं, पानी के डैम बनाए हुए हैं। लेकिन और पहाड़ी इलाका है, वहां से अब पानी होता हुआ और लट डैम जो ओवरफ्लो हुआ है उससे पानी होता हुआ अब सुपर हाईवे को क्रॉस कर चुका है। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये सुपर हाईवे क्रॉस कर कर पानी अब शहरी आबादी जो सुपर हाईवे के दूसरी जानिब है उस तरफ निकलना शुरू हो चुका है। अब शहरी आबादी में दाखिल होने के बाद यहाँ पर एक नाला है
वो नाला पहले ही मुकम्मल फिल हो चुका है। अब उस नाले से जो पानी नाले में जा रहा था, लेकिन अब वहां से ये पानी बैक मार चुका है और अब ये सादी टाउन के बिल्कुल साथ ही एक बड़ा ग्राउंड है, वहां ये पानी जमा हो रहा है। अब खुदा ना खास्ता अगर ये बारिश का पानी आने का सिलसिला नहीं रुकता है तो सादी टाउन की तरफ ओवरफ्लो हो जाएगा और सादी टाउन पहले भी एक दफा बिल्कुल डूब चुका था, तो वो सूरत हाल होगी। या तो ये ओवरफ्लो हो जाए या ये नाला जो बैक मार रहा है, अगर ये नाला भी किसी मुकाम से अगर टूट गया या ओवरफ्लो हो गया तो उसके बाद शहरी आबादी में जो तबाही होगी उसका अंदाजा अब इस पानी के प्रेशर से देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है यहाँ। और बारिश की क्या सूरत हाल है राना? अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है और काफी तेजी से हो रही है या दोबारा रुका है अभी? जी बिल्कुल यहाँ अभी 10-10 मिनट के वक्फे से बारिश रुकती है, होती है, थोड़ी देर होती है, लेकिन एक अच्छा काम यह है कि इस वक्त रेस्क्यू इदारे पहुंच चुके हैं। रोड की दूसरी जानिब FW की टीम है वो बंद लगा रही है और क्रेने वगैरह लेकर मशीनरी खड़े हुए हैं। जबकि सादी टाउन में जहाँ नाला हमेशा ओवरफ्लो होता है वहाँ भी जो है पानी रोकने के लिए बंद लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ये पानी इसी स्पीड से आता रहा तो फिर पानी बहुत ज्यादा तेजी के साथ इस आबादी में दाखिल होगा और बहुत ज्यादा तबाही का अंदेशा है। जी चलिए, कदरे तसल्ली बख्श बात है कि रेस्क्यू इदारे वहां पर पहुंच गए। लेकिन राना ये बताएं, सूरज ढल गया है, रात हो रही है, रेस्क्यू इदारों को मुश्किलात तो नहीं पेश आएंगी यहाँ पर? और क्या यहाँ से रिहायशी आबादी को मुंतकिल करने का भी सोचा जा रहा है या अभी नहीं? जी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई है, इरशाद हुसैन साहब से थोड़ी देर पहले होते, उनका ये कहना है कि एहतियात कच्ची आबादी है और जो लोग झोपड़ियों में इस वक्त रहते हैं उन्हें हमने कह दिया है कि आप वो जगह खाली कर दें। और सादी टाउन के लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि जो घरों के बाहर लोग ना बैठे हैं और घरों के बाहर जो सामान है उसे अंदर ले जाएं। लेकिन फिलहाल पैनिक नहीं फैला रहे हैं हम, ना ऐसी कोई सूरत हाल है। उम्मीद है कि पानी आने का सिलसिला रुक जाएगा। अगर ये पानी आने का सिलसिला नहीं रुका तो फिर सादी टाउन और सादी गार्डन की जो आबादी है और फिर वहां से आगे तक की जो आबादी है वो शदीद मुतासिर होगी। लेकिन फिलहाल जो छोटी कच्ची बस्तियां और झोपड़ी में जो लोग बैठते थे उनको यहाँ से मुंतकिल होने का कह दिया गया और उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जावेद। सुपर हाईवे से हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ पे रेस्क्यू इदारे पहुंच गए हैं और कोशिश यही उनकी रहेगी कि जो रात में अंधेरे में भी काम जारी रख सके। इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है, क्रेन वगैरह लेकर पहुंचे और कुछ बंद एक साइड पे टूट गया है डैम का, जिसको मरम्मत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राना जावेद बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से बता रहे हैं राना कि इस वक्त सूरत हाल कदरे काबू में है और क्योंकि बारिश का जो जोर है वो भी टूटा हुआ है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि रेस्क्यू इदारे जो वहां पर मौजूद है वो जल्दी से अपना काम मुकम्मल करें और लोगों को जितना महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके, या वो वाली आबादियां जहां पर ये रिस्क नहीं है कि वहां पर शहरी आबादी को कोई खतरा है, वहां पर पानी के बहाव को शहरी आबादी की तरफ जाने से रोका जा सके। भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, कुछ ऐसी भी जगह हैं जो सेफ हैं जहां पर अभी पानी दाखिल नहीं हुआ है, हमारे रेस्क्यू इदारे लगे हुए हैं, बड़ी खुशहाइन बात है, लेकिन वो वाली जगह जहाँ से हमें फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, जहाँ पर लोग ऑफिस में मौजूद हैं, घरों में मौजूद हैं, अब वहाँ के लिए आपको क्या लगता है, क्या जो रेस्क्यू इदारे हैं जो इस वक्त सॉरी जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे, रिपीट कर सकते हैं? हेलो, अच्छा जी मजहर साहब, सॉरी, मैं पहले जरा उनीबा से वेदर अपडेट लेना चाहूंगी, क्या कहता है कराची का मौसम, और उसके बाद फिर हम आपसे जानेंगे। उनीबा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो प्लीज हमें बताइएगा आपके महकमा मौसमियात के हुकाम से क्या बात हुई है, क्या बताते हैं, जो जोर है वो टूट चुका है कराची में इस मानसून रेंज का, या फिर अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जोर हरगिज नहीं टूटा है फिलहाल। तो वैसे लो प्रेशर एरिया जो थे वो मूव कर चुके थे आगे, लेकिन उनका एक ट्रफ मौजूद था। फिर नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान से आने वाले एक और ट्रफ ने, वेस्टर्न हम कहें कि ट्रफ ने आके इसे स्ट्रेथन किया है। कराची जो सुबह में सूरत हाल थी कि कीर्थर से लेकर अरबिन सी तक एक थंडर सेल्स की एक बिल्कुल लाइन थी, कराची उसके बिल्कुल बीच में था। हमने देखा कि काफ़ी तेज़ कराची में बारिशें हुई और इससे पहले ये बारिशें नहीं देखी गई हैं। कराची में निस्फ सदी का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। तीनों वेदर स्टेशन का बहुत ज़्यादा तेज़ कराची में बारिश
कहा जाए कल कराची में मजीद 1-2 स्पेल्स आ सकते हैं, बल्कि एक स्पेल तो अब हम देख रहे हैं कि कराची में तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास कि कराची में तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और ये रात में और सुबह तक भी जारी रहेगी, जबकि कुछ माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि कल के दिन भी अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि कल भी बारिश का इम्कान रहेगा। इसके अलावा एक और सिस्टम आ रहा है, कहा जा रहा है कि 10 मुहर्रम को भी कराची में बारिश बरसा सकते हैं बादल। जी ओह माय गॉड। उनीबा हमें रिपोर्ट कर रही हैं कि अभी जो आज बारिशें हो रही हैं जोर अभी बिल्कुल नहीं टूटा है। उनीबा कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कराची वाले क्या समझे बारिश कब तक होगी? रात को 11 बजे तक कहा जा रहा था, लेकिन क्या अभी लाइट शावर्स एक्सपेक्ट करें या फिर अभी तेज होगा बहाव बारिश का? मुझे आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, बट जहां तक मैं समझ सकी हूँ आप प्रेडिक्शन जानना चाह रही हैं। बिल्कुल, आज प्रेडिक्शन जानना चाह रही हूँ मैं। वेदर चल रहा है, आज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कराची में इतनी तूफानी बारिश होगी, इतनी तेज बारिश होगी। फिलहाल बारिशें 1 से 2 स्पेल कल सुबह तक हो सकते हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि एक स्पेल तो शुरू हो चुका है, मजीद बारिश भी कराची में हो गई है। कुछ रिकॉर्ड्स में आपसे शेयर करूंगी जो मेट ऑफिस ने शेयर किया है कि 87 मिलीमीटर तक किमाड़ी में हुई है। कुछ पर्सनल वेदर स्टेशंस हैं जिनसे हमारा राब्ता रहता है, तो उन्होंने इसकी फिगर कुछ और ही बताई है। कहा गया कि किमाड़ी में अब तक 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं। जो सिचुएशन हमने रोड्स की देखी बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, इवन फुटपाथ से भी ऊपर तक पानी चढ़ चुका था। हम विगो में मौजूद है, विगो सब जानते हैं कि कितनी ऊंची गाड़ी है, इसके बोनेट तक पानी आ रहा था। बहते हुए हमने गाड़ियां देखी, बहती हुई बाइक्स देखी, रोड्स को हमने लोगों को हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, स्टक थे। अभी तक हम सुबह से बस समझे कि ट्रैफिक में फंसे हुए, मूव नहीं कर पा रहे। इस वक्त मैं कैंट रोड पर हूँ, यहाँ कुल ट्रैफिक रुका हुआ है इर्द गिर्द। बिल्कुल उनीबा, हम देख भी सकते हैं आप गाड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन ये डेडिकेशन एंड कमिटमेंट न सिर्फ आपकी बल्कि हमारी रिपोर्टर्स की, ब्यूरो की, कराची ब्यूरो की सारी टीम की जो कि फील्ड में मौजूद है और इतने मुश्किल हालात के बावजूद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। उनीबा, आपके लिए, सबके लिए हमारी दुआएं हैं। आप लोग खैर आफियत से घर पहुंचे या जो भी आपका स्टेशन है वहां पर पहुंचे। और उनीबा जो हमें रिपोर्ट कर रही है, बता रही है कि जी निस सदी का रिकॉर्ड कराची में टूट चुका है बारिश का, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नए 2 स्पेल्स भी आए। ये वाला स्पेल जो एग्जिस्टिंग है, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जोर पकड़ सकता है, रिपोर्ट ऐसी आ रही है। हम दूसरे नुमाइंदगान से भी बात करेंगे, रेस्क्यू एंड रिलीफ की सूरत हाल जानेंगे, शहर के अंदर क्या है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम कराची में होने वाली गैर मामूली बारिश की बात कर रहे हैं, लेकिन गैर मामूली बारिश तो है। जो मामूल के इंतजाम होने चाहिए थे इंतजामिया की तरफ से, शहरी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, क्या वो हुए थे? अगर वो होते और अभी भी किए जाते तो क्या शहर की हालत मुख्तलिफ होती? जो मनाजिर हम देख रहे हैं उससे। मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, हमारी बड़ी बहादुर टीम कराची ब्यूरो की जो कि सुबह से फील्ड में मौजूद है और हमें रिपोर्ट कर रही है। हैट्स ऑफ टू देम। अभी उनीबा जमीर शाह से हमारी बात हुई जिन्होंने बताया कि निस सदी का रिकॉर्ड टूटा है इस वक्त बारिश का कराची में। मजहर अब्बास साहब, गो के ये थोड़ी तसल्ली बख्श बात है कि बताया जा रहा है लोगों ने वोट की भेज दी है, रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, लेकिन हम दोबारा से बात करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक्यूट हो रहे हैं लोग। बताया जा रहा है कम से कम 2 लोग हैं और अभी तो ये इब्तदाई तखमीना है, 2 लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिक्यूशन से जाम बहक हुए हैं। तो बिजली तो बंद कर दी है, ये तो आसान हल है कि आप शहर की बिजली बंद कर दें, लेकिन ऐसी सूरत हाल में बड़ा जरूरी होता है कि आप सर्विसेज को मेंटेन करें, बिजली आती रहे। क्यों नहीं इंश्योर किया गया कि कराची में पोल सेफ हो, इलेक्ट्रिकल निजाम को सेफ बनाया जाए? देखें अलीना, ये इससे कहानियां तो अब पुरानी हो गई हैं। ये तबाही जो आनी थी आ गई है। मेरी तो दुआ है कि महकमा मौसमियात की पेशेंगोइयाँ गलत साबित हों। माजी में गलत साबित होती थी, अब सही साबित होती हैं। ये बड़ी मुसीबत है। तो ये जो सूरत हाल है ये मुझे और परेशान कर रही है। ये सूरत हाल मुझे और, क्योंकि अब अगर आज आपने ये चंद दिनों की बारिशें हैं, जो तूफान है, जो तबाही है, जो बर्बादी है, इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करेगा, एक दूसरे पे डालते रहेंगे। किसी में इतनी हमारी यहाँ इखलाकी जरूरत नहीं है कि वो अपनी गद्दी छोड़ के चला जाए, मान ले सारी गलतियां, लेकिन ये सब चीजें छोड़ें। अब ये इस साल आपको अंदाजा हो गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस साल आपको अंदाजा हो गया कि तबाही आ रही है। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि अगला जो समर आएगा उसमें ये चीजें सारी नहीं होंगी? कोई मुझसे
कितना आप खाएंगे? देखिए, आदमी खाना खाता है, पेट भर जाता है, उससे ज्यादा खाएगा तो बदहजमी हो जाएगी। ये कैसे लोग हैं? अभी आपने सुपर हाईवे पे वो सी सुपर हाईवे के दोनों तरफ चले जाएं आप, लाखों एकड़ जमीनें बेच दी हैं, लाखों फ्लैट्स बना दिए हैं, घर बना दिए हैं, पता नहीं कितने अरबों रुपए जो है इधर से उधर हो गए हैं। मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि ये आखिर कब ये चीजें रुकेंगी? कौन रोकेगा? मुझे तो किसी इदारे पे एतमाद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये बिल्कुल आपको पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि मुझे किसी इदारे पे एतमाद नहीं है, क्योंकि जिस इदारे की तरफ मैं नजर उठा के देखता हूं उसकी अपनी बनाई हुई कारकर्दगी मेरे सामने आ जाती है, उसकी अपनी कारकर्दगी मेरे सामने आती है। तो मेरा ख्याल है जो लोग इस वक्त, हमें नहीं पता, अनगिनत कहानियां हैं। देखिए, जियो की पूरी टीम समेत जितने चैनल्स के रिपोर्टर्स, काम करने वाले लोग हैं, वो इंतहाई मेहनत, और उनको वाकई सलाम कि वो वहां से लम्हा बरनामा रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 30% कहानियां हैं, 70% की कहानियां हमें नहीं पता। हमें बिल्कुल नहीं पता कि वहां क्या तबाही मची है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि उनके जो है वो पता नहीं साल की कमाई लुट गई है, चीजें लुट गई हैं इससे। तो मेरी नहीं समझ में आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस मसले का आगे हल क्या निकलेगा, क्योंकि जब भी कोई हल निकाला जाता है उसमें लाखों करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं, सिर्फ पेपर पे चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता। तो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है किसी बेहतरी की। इरशाद भट्टी साहब, मतलब अब्बास साहब जो कह रहे हैं ना, उस दिन जब मैं फील्ड में निकली, मैंने लोगों से बात किया, लोग भी एग्जैक्टली इसी तरह बेबस है, उनको समझ ही नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, आगे देखें तो किसकी तरफ देखें, हल किसके पास होगा। इरशाद भट्टी साहब, अच्छा इरशाद भट्टी साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही है। मजहर साहब, हम ही गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं उस दिन फील्ड में भी गई, आपको बता, जी देखिए जो जिंदा कौमें होती हैं वो तारीख से सबक सीखती हैं। हर कौमों पे इस तरह के अजाब आते हैं, हर कौमों पे इस तरह की आफात आती हैं, वो सीखते हैं उनसे। हम वाहिद कौम हैं कि जो तारीख से वाहिद सबक जो सीखते हैं वो ये कि कुछ नहीं सीखते। हम उससे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल में चले जाते हैं। हम उससे ज्यादा जो है वो अगर हम 30% कमीशन लेते हैं तो उसके बाद हम 40% कमीशन कर देते हैं। मैं आपको ये हिसाब लगाना चाहिए कि कितने सिविक इदारों के, कराची के सिविक इदारों के अफसरान की दोहरी शहरियत है। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इनकी फैमिलीज मुल्क से बाहर रहती हैं। इन्होंने अभी एक वाटर बोर्ड के अफसर थे, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में थी, उनका अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, वो उनका अमेरिका में इंतकाल हुआ है। ऐसे बेशुमार लोग हैं। यहाँ जो हाउसिंग मिनिस्टर्स थे, यहाँ जो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर्स थे, यहाँ जो तीसरे वजीर थे, वो सब के सब जो है वो अमेरिका, लंदन और कनाडा में ऐश कर रहे हैं। यहाँ लोगों को रुला के, लोगों के पैसे लूट कर वो चले गए हैं उसमें। इसके बावजूद भी मैं सिर्फ इंतजार करता हूँ कि कोई तो ऐसा उठे कि जो ये कहे कि हाँ मैं इसका जिम्मेदार था, हाँ मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैंने ये जिम्मेदारी नहीं अदा की। कोई तो ये उठकर कहे कि हाँ मेरा ये काम था कि मैं इस शहर के लोगों को रिलीफ देता, ये मेरा काम था कि मैंने इस शहर के लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन मैं फिर उनको पूरे ना कर सका। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर अब भी हमने सबक नहीं सीखा तो हमारे आगे सिर्फ तबाही है। इसके आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ऊपर से लेके नीचे तक की मैं बात कह रहा हूँ कि अगर हमने आज भी सबक नहीं सीखा तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, क्योंकि जब तबाही आती है तो वो ये नहीं देखती कि घर किसका है, वो फिर आती है वो। ये अगर हमने और ये एक सबक है हमारे लिए। ये जो इस वक्त पिछले 2 दिन से कराची में हुआ है, ये सबक है हमारे लिए। हमने इससे पहले कराची में दहशतगर्दी देखी, हमने किलिंग देखी, मैं जाती तौर पे बता सकता हूँ कि मैंने कोई 10,000 लाशें देखी होंगी जो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई, अस्पतालों में। बहुत से ऐसे जानने वाले दोस्त थे जो टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। वो एक फेज चला गया।
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، اور یہ یاد رکھیں کہ کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے. اگر یہاں کوئی طوفان آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ نے پلاننگ نہیں کی ہو. ہم نے نہیں کی شہر کی پلاننگ، ہم نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا. ہم نے سی ویو اپارٹمنٹس بنا دیے یہ سوچے بغیر کہ اگر سیلاب آئے گا تو ان اپارٹمنٹس کے رہنے والوں کا کیا ہوگا. تو یہ ایک شہر تھا جو ایک بڑا خوبصورت شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا، لیکن اس کو سب نے اجتماعی طور پہ اس شہر کے ساتھ زیادتی کی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ارشاد بھٹی صاحب کا میں کامنٹ لینا چاہتی تھی، لیکن غالباً موسم اتنا خراب ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کا لنک بھی فریز ہو گیا ہے. یہاں پر میں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی، لیکن یقین جانیے اتنا افسوس ہو رہا ہے. مختلف مناظر آپ کو ہم نے دکھائے، ہم نے اپنی رپورٹر سے آپ کی بات کروائی کہ یہ شہر جو کہ اتنا خوبصورت روشنیوں کا شہر اب کیا بن گیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ یہ ہے کہ اب تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. یہ کلائمیٹ چینج، یہ گلوبل کلائمیٹ چینج جو کہ آ رہا ہے، نہ صرف پاکستان کو متاثر کر رہا ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کو بھی متاثر کر رہا ہے. تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم جو کرتے آئے ہیں وہ اب پیچھے رہ گیا. ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے. یہاں سے آگے کیا کرنا ہے؟ اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم بیٹھ کے سوچیں اس بارے میں. اور آج جو ہمیں مناظر دیکھنے پڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس طرح کی تباہی ہمیں دوبارہ کبھی دیکھنی پڑے. I just hope کہ everyone in Karachi is safe tonight. Please جہاں سے بھی آپ لوگ ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کراچی والوں کے لیے دعا کیجیے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک کمرے کے گھر میں رہ رہے ہیں، جن کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے، جن کے پاس کہیں اور جانے کو نہیں ہے، جن کے پاس شاید ابھی تک ریسکیو کے ادارے بھی نہیں پہنچے ہیں. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آپ کی خصوصی دعائیں ان کے لیے چاہیں گے. سائننگ آف. اللہ حافظ.